वो हैं देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंकराद्य। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। फिर त्योहार, फिर हाहाकार, ये पूरी खबर आपको विस्तार से हम पहुंचाने वाले हैं। साथ ही दिखाएंगे कैसे धर्म के नाम पर देश के अलग अलग हिस्सों में हंगामा बरपा हुआ है। मगर उसके पहले आपको दिखाते हैं तस्वीरें जो उत्तराखंड से सामने आई हैं। 5 साल बाद योगी आदित्यनाथ जब अपने गांव पहुंचे तो वो वहां पर भावुक हो गए। आपको दिखाते हैं तस्वीरें। यहाँ पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए यह व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इन 6 गुरुजनों को यहां पर आज मंच पर आज पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की मूर्ति का यहां पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए यह व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को आदि के संन्यास के 28 साल बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ अपने घर में रात गुजारेंगे। योगी से मिलने के लिए उनकी 3 बहनें पहले ही घर पहुंच चुकी हैं, वहीं उनके तीनों भाई घर पर ही मौजूद हैं। और मुझे आज पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की मूर्ति का यहां पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए यह व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया। मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। भाइयों बहनों, आज मेरे लिए एक और भी गौरव का विषय है कि यहां पर मुझे अपने स्कूली गुरुओं का भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने पहली से 9वीं क्लास तक यहां पे पढ़ा था, थांगर में, चमकोट थाल में। 9वीं क्लास के बाद मैं अपने पिताजी के साथ चला गया और मुझे आज इस बात का दुख है कि बहुत सारे ऐसे हमारे उस समय के गुरुजन जो आज नहीं हैं, लेकिन 6 हमारे गुरुजनों को श्री राजेंद्र सिंह रावत जी, श्री रघुवीर सिंह नेगी जी, श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी, श्री महिमानंद बमरा जी, सत्य प्रकाश बड़थवाल जी, श्री हरिप्रसाद पुनियाल जी, इन 6 गुरुजनों को यहां पर आज मंच पर मुझे सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी पंचूर गांव में योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ, यहीं वो पले बड़े हुए। जरा सोचिए, 84 साल की उनकी मां सावित्री देवी के लिए आज कितना बड़ा दिन है कि 28 सालों के बाद अपने घर में रात गुजारेंगे योगी आदित्यनाथ, और वो बहुत दिनों से इस पल का कर रही थी बेसब्री से इंतजार। आगे बढ़ते हुए कुछ और अहम खबरों पर हम नजर डालेंगे और अब बात कर लेते हैं फिर त्योहार, फिर हाहाकार। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि हर त्योहार पर हंगामा हो जाता है।
इससे बड़ा तनाव क्या होगा कि भाईचारे और सौहार्द के त्योहार पर भी पत्थरबाजी, बवाल, आगजनी हो जाए। तो एक बार फिर से राजस्थान में हिंसा की आग जली है। एक बार फिर से झंडा लगाने को लेकर दो समुदाय आपस में भिड़ गए। ये विवाद इतना गर्मा गया कि जोधपुर अब तक अशांत है। ईद तो भाईचारे का त्योहार है, मीठे पकवानों का त्योहार है, सौहार्द का त्योहार है, उपहार का त्योहार है। तो फिर क्यों चले पत्थर, क्यों चली लाठियां, क्यों हुए हंगामे, क्यों दागे गए आंसू गैस के गोले? पूछ रहा है जोधपुर, पूछ रहा है जोधपुर का जालोरी गेट चौराहा। किसने रची है साजिश रौंदने की प्रेम की? ये कौन लोग थे जिन्हें ईद के दिन गले मिलकर हाथों से सेवइयां खिलानी थी, लेकिन हाथों में सेवइयां नहीं पत्थर आए हैं और उन्होंने इसे पुलिस वालों पर बरसाए हैं। पत्थरबाजी पहले अपराध हुआ करती थी, अब शक्ल जैसी लगती है और कई बार पुलिस वालों की लाठियां इन्हीं पत्थरबाजों पर चलती हैं। कल रात स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति पर भगवा झंडा लगाया गया। इसके बाद दूसरे समुदाय ने भगवा झंडे को हटाकर चांद तारे वाला झंडा लगा दिया। इसके बाद विवाद बढ़ गया। सुबह प्रशासन ने दोनों झंडे हटा दिए और तिरंगा लगा दिया। अजब लोग हैं, झंडे के लिए डंडा उठा लिए तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, चाहे लड़ना पड़े चाहे मरना पड़े। वही हुआ सुबह जब ईद की नमाज के लिए जालोरी गेट ईदगाह पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चौक पर भगवा झंडा देखा तो वो भड़क उठे। उन्होंने इस झंडे को हटाने की मांग की। इस दौरान भीड़ में मौजूद लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। जोधपुर के सनीचर जी थाना इलाके में 15 से 20 गाड़ियों के कांच फोड़े गए। एक एटीएम में भी तोड़फोड़ की गई, बाइकें जला दी गईं। अधिकारी शांत करने की कोशिश करते रहे मगर लोग नारेबाजी पर उतर आए। इसके बावजूद जब भीड़ तितर बितर नहीं हुई तो प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। जोधपुर का ये मेन जालोरी गेट चौराहा है जहां पर झंडा लगाने के पीछे दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। आप देख सकते हैं जहां पर इस समय तिरंगा लगा हुआ है वहां पर परशुराम जयंती के पर्व पर केसरिया झंडा लगाया गया था, जिसके बाद जब ईद का मौका आया तो यहाँ पर उस केसरिया झंडे को हटाकर हरे रंग का झंडा लगा दिया गया, जिसके बाद उपद्रव मच गया। हल्के लाठीचार्ज के बाद भीड़ को हटाया गया और हालात पर काबू पा लिया गया। इसी दौरान प्रशासन ने भगवा झंडे को उतारकर वहां तिरंगा लहरा दिया। प्रशासन शांति की अपील कर रहा है मगर उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है कि धारा 144 लागू होने और नोटिस दिए जाने के बाद भी चौक पर भगवा झंडा कैसे लगाया गया। शांतिपूर्वक सौहार्द जो जोधपुर की पहचान रही है उसको बनाए रखें और प्रशासन और पुलिस प्रशासन शांति बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। चौराहे पे किसी तरह का कोई भी श्रृंगार नहीं किया जाएगा, झंडे नहीं लगेंगे, उसके बावजूद भी इस तरह का घटनाक्रम रहा सर, उसको हम इसलिए देख रहे हैं। जालोरी चौराहे पर अब पुलिस की तैनाती और बढ़ा दी गई है। पुलिस ने आरएसी के साथ फ्लैग मार्च किया है। देर रात 1 बजे से ही इंटरनेट बंद करने के निर्देश दिए गए थे। जयपुर से एडीजी स्तर के 2 अधिकारियों को भी जोधपुर भेजा गया है ताकि किसी तरह की अशांति न हो। अशोक शर्मा के साथ शरद कुमार,
जोधपुर, आज तक। जोधपुर में हुई हिंसा ने सियासी आग को भी भड़का दिया है। करौली के बाद जोधपुर में हुई हिंसा ने बीजेपी को मौका दे दिया है, राजस्थान सरकार पर निशाना साधने का मौका। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राजस्थान सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ऐसी घटनाएं हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार बोल रही है कि प्रदेश को अशांत करने की साजिश जिसने भी रची है उसे बख्शा नहीं जाएगा। जिस जालोरी गेट चौराहे पर बवाल हुआ वहीं फ्लैग मार्च हो रहा है, लेकिन ये फ्लैग मार्च क्यों हो रहा है उसकी तस्वीरें इस सीसीटीवी में दर्ज हैं। देखिए कैसे शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी की। चश्मदीदों का आरोप है कि पत्थरबाजों ने पुलिस वालों के साथ ही आम लोगों की गाड़ियों पर पत्थर बरसाए। मैंने देखा है, यहाँ से जालोरी गेट से ये पत्थर मारते हुए आ रहे थे। यहाँ पे 2 ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी, उनको हमने यहाँ पे बचाया। उनको जब मारने के लगे यहाँ पे पत्थर मारते आए तो मैंने कहा ये क्या करें, उनको रोकिए। उन्होंने कोई रोका नहीं, सब पत्थर मारते आते रहे और मेरी गाड़ी के ऊपर भी पत्थर मारा। ऐसे तत्वों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस ने हिंसा के आरोप में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। ये बाइक जालोरी गेट के पास बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास के घर के बाहर उपद्रवियों ने जलाई है। दूसरी तरफ जोधपुर में मचे बवाल के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंच गए। मेयर वनीता सेठ और सूरसागर के विधायक सूर्यकांता व्यास समेत उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उसके बाद उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। और रात में जिस तरह से घटनाएं प्रारंभ हुई और जिस तरह से इस आजादी के अमृत वर्ष में एक स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति का जोधपुर के हृदय स्थल पर जिस तरह से अपमान किया गया, उनके मुंह पर काला और हरे रंग का कपड़ा बांधा गया और उसको रोकने के लिए जब आग्रह किया गया, उसको लेकर के मारपीट करना और उसके बाद में पथराव करना, पुलिस चौकी को तोड़ना, पत्रकारों के साथ में पथराव करना, मारपीट करना, ये सब जब घटनाएं होती है और जब सुबह वापस जब दोबारा घटनाएं होती है तो महिला पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट से लेकर के और इतनी सारे शहर में स्थानों पर घटनाएं होना। इसके अलावा उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर उसने उपद्रवियों पर कार्रवाई नहीं की तो वो जालोरी चौराहा जाम कर देंगे। ये देखिए कि लड़के के गाड़ी में बैठे हुए पीछे से चाकू मारा गया और वो चाकू अस्पताल में 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद में वो निकाल पाए। तो ये जो देखिए कांग्रेस के आरोप के कांग्रेस ने जिस तरह का आरोप लगाया है और ये जो परंपरा कांग्रेस ने बना ली है कि अपनी सारी विफलताओं का जो है ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर या केंद्र की सरकार पर फोड़ना, लेकिन आज तो वो कटघरे में है, न तो कोई दूसरा पक्ष ही नहीं है। तब कौन दंगा कर रहा था, कौन उकसा रहा था, ये तो सबके सामने स्पष्ट हो गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी आरोप लगाया कि ऐसी घटनाएं तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का परिणाम है। जिस तरीके से इस्लाम का ध्वज लगाया गया, जिस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की गई, हिंसा की गई और केवल वही नहीं, आज फिर से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, अराजकता फैलाने की कोशिश हुई। ये एक बानगी है, नमूना है। करौली की घटना से ये साबित हो जाता है कि इस तरीके की घटनाओं को सरकार के संरक्षण में किया जाता है। दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अराजक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा, जबकि केंद्र सरकार ने अशोक गहलोत की प्रशासनिक नाकामी पर सीधा हमला बोला। ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा, ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। और कुछ नेताओं को मैं अपील करना चाहूंगा, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी नेता हो, कि जो राजनीति में कार्यकर्ता है या नेता है, जनप्रतिनिधि है किसी पार्टी का हो, पहला उसका धर्म होता है कि कैसे वो अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को, सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है, जो राजस्थान की सरकार और उसके मुखिया हैं वो पूरे देश को ज्ञान देते फिरते हैं, पूरे देश को जो है वो ज्ञान दे करके बताना चाहते हैं कि साहब ये करो ये न करो, और खुद अपने स्टेट में नहीं कर पाते। और एक के बाद एक इस तरह की घटना होती है और उन घटनाओं पर जो है वो उसको जो है वो लीपापोती करने की कोशिश होती है। आज अशोक गहलोत का जन्मदिन भी है,
लेकिन जोधपुर में हिंसा भड़कने की वजह से उन्होंने सारे कार्यक्रम रद्द किए और सीएमओ पहुंच गए। डीजीपी समेत तमाम अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, मगर सवाल यही है कि राजस्थान में बार बार हिंसा क्यों भड़क रही है। इसके पीछे सियासत है या प्रशासनिक नाकामी। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा और जोधपुर में अशोक कुमार शर्मा के साथ शरद कुमार, आज तक। हिंसा और बवाल के बाद अब बात उस सियासी संग्राम की जो राहुल गांधी के नाम पर मचा हुआ है। राहुल गांधी की आज एक तस्वीर तेजी से वायरल हुई। राहुल गांधी नेपाल के एक पब में पार्टी करते हुए दिखे। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी एक दोस्त की शादी में काठमांडू गए हुए हैं, मगर जिस तरह से उनकी तस्वीरें सामने आई, उसने विरोधियों को राहुल पर हमला करने का मौका दे दिया। काठमांडू के एक पब में म्यूजिक और रंगीन लाइटों के बीच में यह है राहुल गांधी। राहुल गांधी इस तरह से एक पब में दिखे तो सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। राहुल गांधी एकदम कूल दिख रहे हैं। उनके साथ उनकी एक महिला दोस्त भी है। इस महिला दोस्त को लेकर भी सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, मगर राहुल का ये वीडियो सामने आया तो बीजेपी ने जमकर शोर मचाया। राहुल गांधी जी हैं, इनका दिक्कत क्या है? ये फुल टाइम पर्यटन और पार्ट टाइम जो है वो पॉलिटिकल पाखंड। तो ये फुल टाइम जो पर्यटन करता हो, पार्ट टाइम पॉलिटिकल पाखंड में लगा हो, परिश्रम में लगा हो, तो परिश्रम में भी ये सब का दिखाई पड़ता है। राहुल गांधी पर टिप्पणी करने वालों की झड़ी लग गई। हम लोग तो पार्टी का काम करते हैं, वो पार्टी करते हैं, इतना ही अंतर है। राहुल पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ऐसे वक्त में वो देश से बाहर पार्टी करते हुए देखे गए हैं जब कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में दो समुदायों में हिंसा से सूबा सुलग रहा है। पार्टिंग ज्यादा जरूरी है और पार्टी कम, और इसीलिए इनके ही पार्टी के लोग उन्हें कहते हैं कि ये पार्ट टाइम नेता नहीं, ये तो पार्टिंग टाइम नेता है। राहुल गांधी मेरे ख्याल में ट्विटर पे ही दिखाई देते हैं, वो कहीं सीरियस दिखाई नहीं देते हैं, वो उनको कोई सीरियस लेता भी नहीं है। और तो और राहुल गांधी पर राजू श्रीवास्तव ने भी व्यंग कसा। देखिए, राहुल गांधी मेरे बड़े प्रिय हैं। राहुल गांधी जितना देश के काम नहीं आते उतना मेरे आते हैं। तो वो कॉमेडियन है, लेकिन मैं कहता हूँ इसको गंभीरता से ना ले, नहीं तो हमारी पेट पे लात पड़ेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी काठमांडू में अपनी एक दोस्त सुमनिमा उदास की शादी में पहुंचे हैं, मगर शादी के पहले वो पब में दिखे और बीजेपी हमलावर हो गई। इसके बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। जब मैंने आज सुबह चेक किया तब तक इस देश का कानून ये था कि आप अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों की शादी में स्वतंत्रता से जा सकते। श्री राहुल गांधी जी एक निजी शादी समारोह में मित्र देश नेपाल में भाग लेने गए। आज तक तो इस देश में परिवार के साथ, दोस्तों के साथ उठना बैठना, शादी के समारोह में भाग लेना अपराध नहीं बना है। हो सकता है कल परिवार रखना, क्योंकि आरएसएस को यह बात पसंद नहीं है, गृहस्थ बनना और शादी समारोह में भाग लेना कल से अपराध हो जाए। सियासत अपनी जगह है और व्यक्तिगत क्रियाकलाप अपनी जगह, मगर जो शुचिता देखकर की जाए वो राजनीति ही क्या। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, आशुतोष मिश्रा, सुप्रिया भारद्वाज और पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात लाउड स्पीकर पर मचे रण की। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर चेताया है कि अगर ईद के बाद मस्जिदों पर लाउड स्पीकर पर वो लगे रहे तो फिर एमएनएस कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का लाउड स्पीकर पर पाठ करेंगे। उधर औरंगाबाद में राज ठाकरे के भाषण के बाद एक केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल लाउड स्पीकर का विवाद महाराष्ट्र में थमने का नाम नहीं ले रहा। लाउड स्पीकर पर छिड़ी लड़ाई अब अपने चरम पर आ गई है। राज ठाकरे के अल्टीमेटम की तारीख सिर पर है। 4 मई को एमएनएस का आर पार का ऐलान है, जिसे लेकर महाराष्ट्र में छिड़ा सियासी घमासान है। औरंगाबाद के मंच से राज ठाकरे ने खुली चेतावनी दी तो महाराष्ट्र की सरकार भी सतर्क हुई। रैली को लेकर राज ठाकरे पर केस किया।
एमएनएस कार्यकर्ताओं को कानूनी नोटिस भेज दिया। इस तनातनी के बीच गृह मंत्री दिलीप पाटिल ने पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई, कानून तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। हमने संपूर्ण महाराष्ट्र स्टेट के पुलिस फोर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कोणती ही परिस्थिति में कायदा व सुव्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए और इसके लिए जो भी आपको हमें जो स्टेप्स लेने हैं हम जरूर लेंगे। 4 मई की तारीख से पहले सरकार ने सुरक्षा के लिए कदम उठाया। वहीं राज ठाकरे ने रणनीति पर चर्चा के लिए पार्टी नेताओं को घर बुलाया। एमएनएस का रुख सख्त है, साफ है। मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटा तो विरोध जताएंगे। मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाएंगे। इस जंग में बीजेपी भी राज ठाकरे के साथ नजर आ रही है। मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर उद्धव सरकार पर सवाल उठा रही है। अगर हनुमान चालीसा के आयोजक लाउड स्पीकर की परमिशन नहीं लेते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करो, लेकिन उसी प्रकार से फिर बाकी जो धर्मस्थल है, फिर मस्जिद के ऊपर से रोज सुबह 5 बजे से जो अजान, उसमें जिनके पास लाइसेंस है उनके ऊपर भी कार्रवाई करो। महीने भर से एमएनएस प्रमुख लाउड स्पीकर वाला दांव चल रहे हैं। लाउड स्पीकर के बहाने हिंदुत्व वाली राजनीति को धार दे रहे हैं। उनके साथ निशाने पर उद्धव सरकार है। यही वजह है कि राज ठाकरे के रुख पर शिवसेना का भी करारा पलटवार है। कोणी अल्टिमेटम दिला एखाद्या पक्षाने म्हणून राज्य चालत नाही आणि निर्णय घेतले जात नाही। एक व्यवस्था असते प्रशासन, इथे कायद्याचं राज्य आहे म्हटल्यावरती कोणाच्या अल्टिमेटम वरती इस बीच औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली के बाद कानूनी नोटिस ने पारा और चढ़ा दिया है। 4 मई की तारीख से पहले ही तनाव बढ़ा दिया है। अब त्योहार मनाने देने की जगह पे हमारे घरों में आकर हमको नोटिस दे रहे हो। हमने ऐसा क्या कर दिया? हमने जो किया वो कानून के तहत किया। साहब की सभा कानून के तहत हुई, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट साथ में था। महाराष्ट्र से अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश। यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद से ही शिवपाल अखिलेश यादव से नाराज हैं और कई बार वो अपनी नाराजगी जता चुके हैं। इस बार उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके हमला किया है। उन्होंने लिखा है कि हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदते चला गया। एक बार पुनः पुनर्गठन, आत्मविश्वास व सबके सहयोग की अप्रतिम शक्ति से ईद की मुबारकबाद। शिवपाल के ट्वीट के बाद अखिलेश यादव से आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने बातचीत की है। ईद का मौका है, अखिलेश यादव लगातार मिलने जा रहे हैं, बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। आज ईद का मौका है, यूपी वासियों के लिए क्या मैसेज है? ईद की मुबारकबाद और जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, जो हम मिलकर के साथ रहते हैं और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से हम मिलकर के साथ रहे हैं आने वाले समय में भी मिलकर के रहेंगे। और ईद का संदेश यही है कि हम सब इस मौके पे जब गले मिल रहे हैं तो हमारा जो भाईचारा है वो हमेशा बना रहे। अखिलेश जी, पावर क्राइसिस की बहुत दिक्कत यूपी में है। गांव देख लीजिए, शहर देख लीजिए, बिजली कट रही है, कैसे देखते हैं आप? ये सरकार कंटिन्यूटी की है और इस सरकार ने अगर पिछले 5 साल में इंतजाम बिजली का किया होता तो शायद इस संकट से जनता को जूझना नहीं पड़ता। ये जो संकट आज बिजली का है ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और आज जब मुख्यमंत्री जी रिफॉर्म कर रहे हैं, रिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कहीं ये बेच दें, कहीं जनरेशन को बेच दें, ट्रांसमिशन को बेच दें, हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन को बेच दें। सरकार को रिफॉर्म का मतलब ये होना चाहिए कि जो कॉरपोरेशन है, चाहे वो ट्रांसमिशन वाला सेक्टर हो, चाहे आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेक्टर हो, चाहे वो जनरेशन वाला सेक्टर हो, उसके लिए बजट क्या देंगे। अगर आप बजट नहीं देंगे तो आप इस सेक्टर को कैसे बेहतर करेंगे। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपना चुनावी जो उन्होंने वादा किया था वो भी याद करें कि जहां कहा था कि फ्री बिजली देंगे किसानों को, क्या फ्री बिजली दे पा रहे हैं? चंदौली घटना आपने देखी होगी जिस तरह से हुई है, क्या कहेंगे इस पर? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली घटना नहीं है। याद कीजिए, कानपुर का व्यापारी गोरखपुर में पुलिस द्वारा मार मार करके जान ले ली गई थी। उधर सुपरस्टार शाहरुख और सलमान खान अपने फैंस को ईद की मुबारकबाद देने के लिए सामने आए। दोनों सुपरस्टार अपनी बालकनी में आए और फिर फैंस का हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। ये तस्वीरें सलमान खान की, दूसरी तरफ शाहरुख खान
दोनों के दीदार के लिए काफी बड़ी तादाद में उनके प्रशंसक, उनके समर्थक उनके घर के बाहर मौजूद रहे और दोनों ने ईद की मुबारकबाद दी।